नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं भारत का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का भूगोल, जो कि टॉप के 100 क्वेश्चन हैं। यानी कि ये जो है आप लोगों के लिए मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास मतलब ज़्यादा प्रश्न को हम लोग कम समय में देखने वाले हैं। कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। और ये आपके आगामी एग्जाम के लिए, जैसे कि CGPSC के है तो उसमें आप सभी को पता है CG है और इंडियन GS है। यहाँ से 50-50 प्रश्न पूछेंगे, कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे, जो कि 200 अंकों का रहेगा। साथ ही साथ जैसे कि पुलिस कांस्टेबल का है या पुलिस जो SI भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक का है, ADO का है, तो सभी एग्जाम में आपका यहाँ काम आने वाले हैं। तो फिर आप जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। और एक चीज़ और है यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग वीडियो देखते हैं वो पूरी तरह से नहीं देखते, क्योंकि वो लोग कमेंट नहीं करते कि लास्ट का जो होमवर्क देता हूँ उसमें कमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि आप वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते हो। तो कम से कम जब भी आप वीडियो देखें तो पूरी तरह से देखना और कमेंट करके हमें बताना कि आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न को, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? कितना है बताना है आपको। क्या हो सकता है इसका आंसर? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट इसका आंसर हल करेंगे, यानी कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2.4%। यानी कि जैसे कि पूरे पृथ्वी के अंतर्गत 71% भाग में पानी है और 29% भाग में थल है। तो इसमें से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% अकेले भारत का हिस्सा रहता है भौगोलिक क्षेत्र का। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर रहेगा। अब यहाँ पर समझना, इस मैप के माध्यम से अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 मतलब 4 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से हैं? भारत की तटीय भाग की लंबाई अगर पूछता है तो 7,516 किलोमीटर। तटीय भाग मतलब होता है कि जो समुद्र के तट है। तो कितना है? ये गुजरात से चालू होकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, केरल होते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक जाता है, यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? भारत के। तो भारत के मतलब क्या हो गया? ये लक्षद्वीप है ना, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इनका भी जो तटीय भाग है समुद्र का वो भी इसमें गिना जाता है। तो कुल मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, तो 6,100 किलोमीटर। तो 6,100 किलोमीटर मतलब ये वाला पार्ट रहेगा, सिर्फ इसी पार्ट को ही लिया जाता है। ठीक है, और कुल स्थल सीमा की लंबाई अगर पूछा जाता है तो स्थल सीमा की लंबाई होता है किलोमीटर, यानी कि यहाँ से प्रारंभ होकर पूरी तरह से जो अंतिम तक से जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया 15,200 किलोमीटर हमारा भारत देश है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पूछता है उत्तर से दक्षिण की दूरी, तो ये उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वहाँ 3,214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? ये पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ गए ना। अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। आप इसे स्टार मार्कर जरूर लगा लेना। आंसर आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का रहता है। अगला है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, बताना है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वहाँ गुजरात रहेगा, क्योंकि गुजरात में यहाँ से जब चलते ना समुद्र, तो फिर लगभग इतना, फिर इतना, फिर इतना, बहुत लंबा इसका चलता है। ठीक है, तो गुजरात रहेगा। अगला है, निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं? तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से एक कौन सा नहीं है? ये रहेगा, एक उत्तर प्रदेश रहेगा। क्योंकि सबसे पहला जो आता है गुजरात, राजस्थान, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये गुजरात का, फिर राजस्थान का हिस्सा पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश का हिस्सा पड़ता है, इसी में जो है छत्तीसगढ़ आ जाता है। उसके बाद जो है झारखंड आता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर जो आएगा वहाँ त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस प्रकार से है कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों को क्रॉस करती है। अगला है,
लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं बताना है। लक्षद्वीप आपको बताया था ये वाला जो भाग है वह लक्षद्वीप का है, क्योंकि यहीं पर जो है मालदीव देश है। तो ये लक्षद्वीप में कितने कुल द्वीप समूह हैं, आंसर आ जाएगा 36 है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका मुख्यतः भाग था, यहाँ ये रहेगा गोंडवाना लैंड का। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो पहले जो है अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था, अब इसे बाद में अरुणाचल प्रदेश किया गया। मैंने यहाँ पर लिखा नेफा मतलब होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के लिए है। इसे जो है 1954 में बनाया गया था और 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी। फिर उसके बाद जो है इनका नामकरण अरुणाचल प्रदेश किया गया, जिसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का 24वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अगले है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किससे किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जैसे कि हम सभी जानते हैं राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब होते हुए कश्मीर है, तो ये जो है रेखा है इसका निर्धारण किसने किया था। तो आंसर आ जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसीलिए रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। देखे थे यहाँ पर ये जो रेखा है वह इनका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के मध्य खींची रेखा से है। ठीक है, इससे संबंधित दो प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि कश्मीर के अंतर्गत भारत और चीन का भी सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, जिसे 1914 में निर्धारित किया गया था। उसके बाद एक और है भारत और अफगानिस्तान का। दोस्तों हालांकि भारत अफगानिस्तान का अब ये जो सीमा रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पड़ता है, जिनका निर्धारण जो है 1896 में किया गया था। अगला है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये जो है 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स मतलब 7 ऐसे राज्य है जिसे बहन कहा जाता है। तो इनमें से एक ऐसा राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आंसर आ जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा कहाँ पर है, ये जो दिख रहे हैं ना ये त्रिपुरा है, जो कि उत्तर, उसके बाद है पश्चिम, फिर दक्षिण, यहाँ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद जो बगल पड़ता है वो मिजोरम और असम राज्य से मतलब ये स्पर्श करता है। अगला है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। बताना है भारत के ऐसे कौन सा भाग है जहां पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, आंसर जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अगला है, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, इसलिए उसे भारत का उगता हुआ राज्य या ऐसे कह सकते हैं जहां से सूर्य निकलता है। तो ये क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसमें से कौन सा है, ये वाला जो राज्य है ना ये अरुणाचल प्रदेश है, आपको याद रखना है। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है। आपको बताना है भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिनकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो आंसर आ जाएगा सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना ये सिक्किम है। ठीक है, इधर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर चीन है। अगला है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा देश कौन कौन सा है, एक तो है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर रूस, उसके बाद जो है चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके भारत आता है। अगला है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी बोलते हैं, और इनकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। अगला है, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो हमारे भारत में है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। अगला है, कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं। तो कौन से, देखो 2 देश होता है जो कि किसी भी जल संधि या जलडमरू से जुड़ा होता है, ये रहेगा भारत और श्रीलंका। जैसे ये भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये जो भाग है ये जलडमरू कहलाता है, जो कि पाक जलडमरू है।
अगला है निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर जाएगा कोसी रहेगा। देखो कोसी जो कि बिहार में बहती है, और ये नदी जैसे कि एक होता है सीधा नदी, है ना, सीधी नदी, तो इसमें जो है जब भी पानी बहता है तो ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन कोसी नदी बिहार में बहुत ही ज़्यादा मार्ग बदलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही हर साल बाढ़ होता है, और इसे बिहार का अभिशाप नदी भी कहा जाता है। अगला है कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली जो नदी है वहाँ ताप्ती नदी है। ये तापी या ताप्ती नदी बोलते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि गुजरात होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को फास्ट लगता है तो वीडियो को आप धीरे धीरे करके चलाएं। 20वां नंबर का प्रश्न है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देश के सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वन में, उसमें सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वहाँ उष्णार्द्र पतझड़ वन, यानी कि हमारे देश में जो वन पाए जाते हैं ना, पतझड़ है, एक निश्चित समय के बाद जो है अपना जितना भी पत्ता रहते हैं ना वो सभी को झाड़ देते हैं। अगला है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहेगा कपास, है ना, कपास के लिए सबसे बेहतर है काली मिट्टी। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो कि पेड़ पौधे का निर्माण करके रोका जा सकता है, यानी कि वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अभी बताया था आपको, ये रहेगा 8,848 मीटर है। अगला है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की जो नदी है उसमें सबसे लंबी नदी है वहाँ गोदावरी नदी है, और ये जो है छत्तीसगढ़ का, जैसे कि एक बताया था ना आपको, अफवाह तंत्र है, गोदावरी अफवाह तंत्र। तो इसमें छत्तीसगढ़ के से होकर जो बहती नदी, खासकर से जो इंद्रावती नदी है, वहाँ इसी में जाकर समाहित होती है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा रहेगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात, है ना, जोंग जलप्रपात, और ये कर्नाटक राज्य में है, जो कि कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर स्थित है, और इनकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब यहाँ से जब गिरती पानी तो कुल मिलाकर होता है 253 मीटर है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक है तीरथगढ़ जलप्रपात, तो इनके जो गिरने वाली यानी कि ऊंचाई है वहाँ 90 मीटर है, 90 मीटर सिर्फ। और ये 90 मीटर एक बार में नहीं गिरता, वो जो है यहाँ पर गिरेगा, फिर थोड़ा सा चलता है, यानी कि मुश्किल से थोड़ा सा चलता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, यानी कि 3 बार जो है लगातार वहीं पर गिरता है। तो कुल मिलाकर 90 मीटर है। अगला है फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की जो घाटी है वहाँ उत्तराखंड में स्थित है। अगला है भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, है ना, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। अगला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा, क्योंकि ये समुद्र तट पर है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। जैसे कि उड़ीसा यहाँ पर जगन्नाथपुरी है, तो यहीं पर कुछ दूरी के बाद उड़ीसा में चिल्का झील है ये। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध कौन सा राज्य में स्थित है, ये रहेगा उड़ीसा, क्योंकि ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो जीवन रेखा है महानदी पर ही यहाँ निर्मित है। अगला है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के कौन से ऐसे भाग है जहाँ पर सर्वाधिक रूप से दैनिक तापांतर, यानी कि एक दिन का जो दैनिक तापांतर है वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। तो ये रहेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला है सुमिलित कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ना वो मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास में जितना ज़्यादा प्रश्न रहेगा हम उसे कम समय में हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करो, ये आपके लिए फायदेमंद है। तो फिर यहाँ पर जो प्रश्न है सूची 1 है जिसे 2 से मिलाना है। जैसे कि कोसी परियोजना है, तो कोसी परियोजना कहाँ पर है, बिहार में बताया था आपको, है ना, कोसी नदी जो बिहार में बहती है तो वहीं पर ही बनाएगा। उसके बाद है नागार्जुन परियोजना, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना, तो ये जो मयूराक्षी परियोजना जो है वहाँ पश्चिम बंगाल में है। और एक है हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में है। इसका मतलब 1, 3, 4, 2 सही रहेगा, सी आंसर। अगला है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये सभी को याद होना चाहिए। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वहाँ
अरबी भाषा से हुई हैं। अगला है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा ये जो है असम राज्य में है और ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वो भी कैसा? एक सींग वाला गैंडा के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो कि स्थित है वहाँ बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, प्रथम तितली उद्यान है ये। उसके बाद है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाते हैं? तो भारत जो है, सबसे पहली बात ये देखो, भारत में जो है छोटी बड़ी मिलाकर बहुत सारी नदियां हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मृदा है वहाँ जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा यहाँ पर है जो कि नदियों द्वारा निक्षेपित है। अगला है पुरानी जलोढ़ मृदा मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसे खादर नाम से जाना जाता है। अगला है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो कौन सा रहेगा? गेहूं रहेगा। क्यों नहीं है? देखो, नकदी मतलब होता क्या है, हम तुरंत खेत से उसे काटते हैं और तुरंत उसे बाजार में ले जाकर बेचते हैं। जैसे गन्ना, तो गन्ना को जैसे खेत से काटो सीधा अपने व्यापारी के पास भेजते हैं क्योंकि उसे स्टॉक करके रख नहीं सकते, सूख जाएगा। उसी तरीके से कपास है और जूट है, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन गेहूं को आप 1 महीने 2 महीने साल भर के लिए रोक सकते हो, इसलिए ये नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल ये तीनों हैं। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वहां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि 1868 में प्रारंभ किया था। प्रारंभ जो है ये चावल के लिए किया था, यानी कि खेती का जो है तकनीकी युक्त करना है, उसमें चाहे रासायनिक खाद छींटो चाहे टेक्निकल का उपयोग करो। तो चावल के लिए प्रैक्टिस किया था, लेकिन चावल में तो उतना फायदा नहीं हुआ जितना गेहूं में हो गया, तो इसीलिए आपको याद रखना है। अगला है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का जो उत्पादन है वहां केरल राज्य में होता है। अगला है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जूट का पैदावार होता है तो सबसे ज्यादा जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वहां पश्चिम बंगाल में है। इसलिए आप देखना छत्तीसगढ़ में जब धान खरीदी करते हैं तो बारदाना जो आता है, यानी कि जो बोरी आता है वहां पश्चिम बंगाल से आता है क्योंकि वो उसी से बनते हैं। दोस्तों जूट मतलब आप सभी को पता है, ये अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूं तो फिर जैसे कि होता है ना पटवा, है ना, तो पटवा का जो डोरी होता है उसी को ही कहा गया है। अगला है सुमित कीजिए, एक तरफ है पर्वतीय दर्रा है और एक तरफ है राज्य है। पर्वतीय दर्रा तो सबसे पहले क्या आता है? माना जो पर्वतीय दर्रा है वहां उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद जो है नाथुला, तो नाथुला जो दर्रा है वहां सिक्किम में है। उसके बाद है जोजिला, तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से 4 1 2 3 सही रहेगा जो कि सी नंबर का है। अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? तो कौन से ऐसी नदी है जो कि उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है? तो महानदी, क्योंकि गोदावरी नदी उड़ीसा राज्य की तरफ नहीं जाती है, नर्मदा और ताप्ती भी उड़ीसा राज्य की तरफ नहीं जाती है, तो स्वाभाविक बात है महानदी है और यही जो जाकर डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी वाली जो सबसे बड़ी जो झील है वहाँ वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है एक मीठे जल की झील। यह भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की यह झील है। अगला है कयाल क्या है? बताओ कयाल क्या है? ये जो है केरल के लैंगून है। कयाल जो कि केरल के लैंगून है। सबसे पहले देख लो लैंगून क्या होता है। लैंगून मतलब होता है किसी जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर के अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है। जैसे कि एक तो ये हो गया केरल के लैंगून, है ना। एक होता है चिल्का झील, जैसे कि आप जब भी जाओगे चिल्का झील देखना, ये जैसे समुद्र किनारे है इस पार, है ना। तो चिल्का झील का जो एरिया है ना ये पानी में जरूर डूबा है लेकिन उथला हुआ है, यानी कि बड़ा जो नाव है यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि कहा जाता है इनका जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है वो सिर्फ 4 फीट तक पानी है, यानी कि आप चलकर भी इसमें जा सकते हो। अगला है निम्न में से
सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत है, मैंने बताया था। ये जो है मुख्यतः राजस्थान के जो क्षेत्र है, पर्वतमाला है, वहाँ पर स्थित है। और भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबरीमाला जो है केरल राज्य में स्थित है और ये जो है मंदिर है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2006 में इनका विवाद हो गया था। विवाद के मतलब ये है कि यहाँ पर जो विराजमान भगवान है, इनका नाम क्या है? अयप्पा, और ये ब्रह्मचारी हैं। इसलिए यहाँ पर युवा महिलाओं को प्रवेश करने के लिए वर्जित कर दिया गया था। तो इसलिए क्या है, इसमें विवाद हो गया था, ठीक है। उसके बाद है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो अभी बताया था गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इनका जो उद्गम है, देखो ये जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, जिनकी लंबाई 1665 किलोमीटर कुल मिलाकर बहती है। इनका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और इनका जो विसर्जन है वहाँ आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमंडी नगर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ गिरती है, ठीक है। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। क्योंकि देखो ये जो नदी है दो राज्यों से होकर बहती है, तो ये राज्य चाहता है कि मैं जो है इनका पानी ज़्यादा यूज़ करूं, और ये बोलता है कि मैं यूज़ करूंगा, लेकिन बरसात में कोई यूज नहीं करता क्योंकि पानी फुल मात्रा में बहता है। तो यहीं पर जो है विवाद होता है। अगला है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो दो प्रमुख नदियां हैं वहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताना है। चिल्का झील अभी बताया था उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी का लैंगून है। यहाँ 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में सबसे बड़ा तटीय लैंगून है। अब बताया था ना, उथला हुआ भाग है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा, तो ये रहेगा चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा कहा गया है। इंद्रावती नदी पर यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनकी जो ऊंचाई है वहाँ 90 फीट है, यानी कि 28 मीटर है, तथा चौड़ाई 492 फीट है। और जो इनका मीटर है, अगर मीटर में निकाले तो फिर 150 होता है। अगला है, राजा रानी रोरर और रॉकेट खालिस्तान से संबंधित हैं। राजा रानी रोरर और रॉकेट, ये चार नाम जो है किससे संबंधित है? तो जोग जलप्रपात से, ठीक है, जोग जलप्रपात से हैं। जोग जलप्रपात के 4 अलग अलग झरने के नाम हैं, जैसे कि कर्नाटक के ये शिमोगा जिले में स्थित हैं जोग जलप्रपात। और कौन कौन से नाम हैं? राजा रानी रोरर और रॉकेट। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, 138 मीटर ऊंचा और लंबाई देखा जाए तो फिर 1210 मीटर है। अगला है, तुलबुल परियोजना निम्न नदी से संबंधित है। तो तुलबुल परियोजना निम्न में से कौन सी नदी से संबंधित है? झेलम नदी से है। और ये जो है वुलर झील के मुहाने पर एक मार्गदर्शन नियंत्रण संरचना बनाया गया है। अगला है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? बताना है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? आप जब भी अपने घर में जब चांदनी रात होगा तो देखना ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर इंगित करता है। जैसे कि ये हो गया उत्तर दक्षिण, है ना, ये उत्तर, तो लगभग यही आसपास, यानी कि आप जब भी खड़े होगे उत्तर दिशा में तो इसी दिशा में ही रहता है ध्रुव तारा। अगला है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो है मुख्यतः सुंदर वन में पाई जाती है, जो खड़ा खड़ा ढंग से इस प्रकार से रहते हैं ना, ये इसे कहा गया है। अगला है, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लगते हैं? जैसे 4 ऑप्शन दिया है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो सबसे अधिक लंबा समय में परिक्रमा कौन सा करता है? तो हम सभी को पता है कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है
एक परिक्रमा करने, यानी कि एक साल का कितना होता है, 365 दिन का होता है। तो उसी तरीका से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से बृहस्पति रहेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है एक चक्कर लगाने में इनको 11 वर्ष 11 महीने का दिन लगता है, यानी कि 11 वर्ष से 11 महीना इनका एक साल का होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, वरुण ग्रह, वरुण ग्रह जो कि सबसे लास्ट का ग्रह है और इनका जो समय है 164.8 वर्ष इनका एक साल का होता है, यानी कि एक बार ये घूम के अपनी जगह पर आता है। अगला है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती मतलब है जहां पर बरसात की खेती पर ही निर्भर रहते हैं, बाद में गर्मी में थोड़ा सा खेती करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार में असिंचित क्षेत्र या असिंचित खेती की जाती है। अगला है पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? काल्पनिक अक्ष मतलब जैसे ये पृथ्वी है तो अपनी जगह पर जो घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये होगा घूर्णन, इसे घूर्णन कहते हैं और इसी से जो है दिन और रात होता है। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। बताओ अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देते हैं? काला रहेगा। जैसे कि हम लोग अभी आकाश को देखेंगे ना तो ये नीला होता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल से होकर गुजरता है। लेकिन अंतरिक्ष से बाहर जब जाओगे तो फिर देखना आकाश का जो रंग होता है वहाँ काला होता है, क्योंकि प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर ही टकराएगा तभी जाके वहाँ कलर दिखेगा, उसमें रंग दिखेगा। लेकिन कोई वस्तु से अगर नहीं टकराएगा तो वहाँ हमेशा काला ही नजर आता है। अगला है भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा खालिस्तान होती है। तो सभी को पता है जो चावल की खेती है उसमें पानी जो है अत्यधिक मात्रा में लगता है, शुरू से लेकर अंतिम तक उसमें पानी खेत में रहना चाहिए। तो इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगले है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वहां आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो सर्वाधिक रूप से जो टीन का उत्पादन करता है वहां छत्तीसगढ़ करता है, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है 100% में अकेले लगभग 36% उत्पादन करता है। अगला है बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ बैलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क उच्च किस्म का होता है और ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है बैलाडीला। और यहाँ के जितने भी लोह पदार्थ है वो सभी जापान को भेजा जाता है, जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट से हैं। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होने वाला प्रश्न है, ध्यान से समझना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग यानी कि NH अगर बोलता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उस हिसाब से 7वां यानी कि NH7 डी ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन NH7 को अब बदल दिया गया है, इनके स्थान पर हो जाएगा NH44, ठीक है। प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं 7 और 44 तो आपको 44 को ही सही लगाना है, या दोनों में से एक जो रहेगा उसे ही आपको सही लगाना है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर 44 रखा गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होता है और दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक यहाँ जाता है। अगला है निम्न में से कौन पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय मतलब जहां पर जलयान जो आकर ठहरता है। तो बेंगलुरु नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु जो है एक शहर का नाम है, बाकी कांडला, कोची और मंगलोर ये सभी समुद्र किनारे पर बसा हुआ है। अगला है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। ये जो है अटल सरकार की देन है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है वहां दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। आप ना मैप के हिसाब से अगर देखोगे तो पता चलता है, जैसे कि हमारे देश में ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई और यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता, चारों को अगर देखा जाए तो फिर चतुर्भुजी होता है। 1995 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है। मैप पर देखने पर राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा होता है वहां जलोढ़ होता है, क्योंकि ये जो है
नदी अपने साथ बहाकर लाती है और निक्षेपित कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खेतों के लिए अच्छा रहते हैं, जिससे उत्पादन बढ़िया होता है। अगला है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग को अलग अलग मंडल में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल है, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर जो है अयन मंडल आता है या बाहिर मंडल आता है। तो इसमें ओजोन परत जो है वहाँ समताप मंडल में है, यानी कि ये जो दूसरे नंबर कर रहे थे ना, यहाँ पर है समताप मंडल और यहीं पर ओजोन परत है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। अगला है सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का सबसे ज्यादा समीपतम ग्रह है बुध है, क्योंकि पहले बुध आता है, फिर जो है शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उस पर बढ़ते जाते हैं, शनि है, बृहस्पति है। अगला है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह है वहां वरुण रहेगा, वरुण रहेगा। इसके भी आगे था एक प्लूटो नाम के ग्रह, लेकिन उसे 2006 में से ग्रह से हटा दिया था, क्योंकि ये जो है जितना साइज चाहिए रहता है वह उतना नहीं है। अगले है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? सौरमंडल में सबसे अधिक जो तीव्र चमकीला ग्रह है वहां शुक्र रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है हमारे पृथ्वी से जस्ट सामने है और सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि के समय जो लाल लाल ग्रह दिखता है वहां मंगल ग्रह होता है, जो कि लाल रंग में दिखाई देता है। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वहां बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है बहुत ज्यादा है। अगला है हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? बताना है हमारा सौरमंडल जो है कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। ये रहेगा मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाशगंगा में यहाँ स्थित है। अगला है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और ये बताया था ना आपको, पृथ्वी के जस्ट सामने है और तारा की तरह चमकता है और लगभग दोनों का साइज एक ही है, इसलिए इसे जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र को, शुक्र ग्रह को। अगला है आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में सबसे चमकदार जो तारा दिखाई देता है वहां साइरस तारा होता है। अगला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। टाइटन जो कि हमारे शनिदेव है ना, मतलब जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह ये है टाइटन। अगला है बिना उपग्रहों वाला ग्रह है, तो बिना उपग्रहों वाला सिर्फ 2 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? एक है बुध है और एक शुक्र है। इसका मतलब डी आंसर सही रहेगा। ये दोनों ग्रह के पास अपने खुद का कोई भी ग्रह नहीं है। अगला है अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की कुल संख्या है, तो अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा तारामंडल हैं। तारामंडल में मतलब एक तारामंडल में बहुत सारा तारा है। सौरमंडल हो सकता है, ग्रह हो सकता है, या हो सकता है उसमें कुछ जीव भी हो, हमको पता नहीं है। तो ये रहेगा 89 है ना, 89 यानी कि 89 तारामंडल की संख्या है, ये ज्ञात में है। इसका मतलब है और कितना है इनके ज्ञात अभी तक नहीं किया गया है, सिर्फ जो ज्ञात किया है वहां उनकी संख्या है 89 संख्या है। अगला है सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य का सबसे निकट की जो तारा है वहां प्रोथकस्मा सेंचुरी रहेगा, प्रोथकस्मा सेंचुरी इसका आंसर रहेगा, जो कि ए नंबर का रहेगा। अगला है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, जैसे कि वायुमंडल में देखा जाए तो 100% है। अभी 100% में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.3% है। अब 0.3% है, सोचो इतना गर्मी है, अगर ये 1% हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर सी रहेगा। अगले चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है, तो जैसे कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं पृथ्वी तो कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इनका समय लगता है वहां 27.3 दिन लगता है। कितना? 27.3 दिन का होता है। अगले है मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं किस मंडल में घटती हैं? बताया था जैसे ये पृथ्वी है,
उसके ऊपर में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। लेकिन जो मौसम संबंधी घटना है क्षोभ मंडल में होता है, यानी कि ये जो पहला मंडल है इसी में होता है। जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन में जाना, जब मौसम बरसात का हो, यानी कि जो झड़ी का समय रहता है ना, जिस समय बहुत पानी गिरता है, उसमें जैसे खल्लारी है या डोंगरगढ़ है या और जो हिल स्टेशन है वहाँ पर जाना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो है बादलों पर है या बादल से ऊपर हो। तो यही जो है मौसम संबंधी जो घटना है क्षोभ मंडल में होता है। अगला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वहां हाइड्रोजन है। नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो है समुद्र है और समुद्र की वजह से यहाँ नीला दिखाई देता है दूर से। अगला है सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो सौर प्रणाली की जो खोज है वहां कॉपरनिकस ने किया है। किसने किया है? कॉपरनिकस ने किया है सौर प्रणाली की खोज। अगला है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका ऐसा शब्द नहीं है कोई भी सौरमंडल के लिए, है ना। तो डी आंसर सही रहेगा। अगले है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो अभिनव तारा को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो अगर आपको फास्ट लगता है ना तो वीडियो को धीमा कर लेना फिर चलाना। अगला है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देते हैं। नॉर्वे कहाँ पर है? ये जो है रूस के ऊपर है और जो यूरोप है ना उसके ऊपर है। जैसे ये रूस हो गया और ये यूरोप हो गया, इसके ऊपर में है, बहुत सारा द्वीपों का समूह है। ये जो है 21 जून, जो समय 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ पर अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। अगला है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है वहां सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर सूर्य जो है रात भर चमकता है, दिन भर चमक, यानी कि देखो दिन में तो सूर्य अच्छा दिखते हैं और रात में भी हल्का हल्का दिखते रहते हैं। अगले है निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी को कहा गया है खगोलीय एकक। अगले है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। जैसे कि सूर्य है तो इनके जो पृष्ठ है इनका तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो सोचो इनके केंद्र का तापमान कितना होगा। अगले है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो जो सामने रहेगा वही सबसे तीव्र गति से लगाएगा, बुध रहेगा, और सबसे अंतिम का कौन सा है? वरुण रहेगा। अगले है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो सौरमंडल का एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के लगभग एक समान है, इसीलिए पृथ्वी का इन्हें जुड़वा बहन भी कहते हैं। अगला है सुपरनोवा है, बताना है सुपरनोवा क्या है। ये एक जो है एक मृत प्राय तारा है। एक मृत प्राय तारा मतलब क्या होता है? ऐसा तारा जो कि अब मृत हो गया है लेकिन इनका प्रकाश अभी भी दिखाई देता है, क्योंकि ये हमसे अरबों किलोमीटर दूर है और उनके जो प्रकाश है अभी तक ट्रेवल कर रही है, मतलब अंतरिक्ष में, इसीलिए यह दिखाई देते हैं। अगले है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। बताना है उत्तरी ध्रुव की खोज, यानी कि एक तो जैसे ये पृथ्वी हो गया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की सर्वप्रथम खोज किसने की है, यानी कि सर्वप्रथम कौन गया था यहाँ पर? रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी आंसर सही रहेगा। अब आता है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में है, या 23 घंटे 30 मिनट है, या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड है। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।